नया टॉपिक आप पढ़ेंगे माध्यम और तकनीक, माध्यम और प्रविधि जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, माध्यम यानी कि मीडियम हो गया कि आप, और ये होगी टेक्निक कि जो आपके माध्यम है उनको किस तकनीक में आप लगाते हैं, तो यही कहा जाता है कि माध्यम और प्रविधि, है नी। इसको ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है इसको, माध्यम और प्रविधि के रूप में उसको जाना जाता है। फंडामेंटल का ये एक सबसे अहम पहलू है। इससे क्वेश्चन भी पेपर में आपको खूब देखने को मिलते हैं कि जल रंग लगाने की टेक्निक क्या होती है, आयल रंगों को लगाने की टेक्निक क्या होती है, एक्रेलिक कलर क्या होते हैं, एक्रेलिक रंगों को किन माध्यमों में घोला जाता है नी। तो ये जो पॉइंट हैं ये हमारे लिए मुख्य चीजें हो जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई सारे पेपर में पूछे जाते हैं, किस किस माध्यम के लिए किस प्रकार का कागज लगेगा, किस माध्यम के लिए किस प्रकार के रंग लगेंगे। रंग का मतलब तो वो तो हो ही गया, ब्रश लगेंगे, है नी। किस टेक्निक में किस चीज पे रख करके कौन सा धरातल होगा, किस रंगों के लिए कौन सा धरातल महत्वपूर्ण होगा, वही मतलब कागज की जो बात आपसे की गई। तो ये एक टॉपिक है माध्यम और तकनीक। इसके बाद जो कुछ टॉपिक बचते हैं उसमें क्या बचते हैं, जैसे अंकन और अनुअंकन आपसे पूछा जाएगा। अनुअंकन का मतलब चित्रांकन से होता है, कहे से होता है, चित्रांकन से, जिसको हम रेंडरिंग भी बोलते हैं, है नी। एक ये टॉपिक आपका होगा, जस्ट इसके बाद शुरू होगा। उसके बाद क्षयवृद्ध की बात करता है, क्षयवृद्ध की बात करता है या परिप्रेक्ष्य से आपसे कहता है। इसी में छाया और प्रकाश आपको बताना है कि ये क्या होता है नी। तो इस प्रकार के कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके बचे हुए हैं। ये जितना भी ये अंकन, अनुअंकन, क्षयवृद्धि, परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश, माध्यम, जब ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, जब ये सारा का सारा आप पढ़ लेंगे तब आप चित्र कंप्लीट कर पाएंगे, या ये सारी की सारी चीजें आपकी एक पेंटिंग में नजर आनी चाहिए। क्या पेंटिंग में अंकन अनुअंकन के सिद्धांत का पालन किया गया, क्या चित्र में क्षयवृद्धि, परिप्रेक्ष्य या छाया प्रकाश का पालन किया गया, माध्यम कौन सा आपने चुना, रेखा रूप वर्ण तानपोत अंतराल का आपका ज्ञान वो आपके चित्र में नजर आना चाहिए। संयोजन के सिद्धांत के जो नियम हैं, वो जो 6 तत्व हैं संयोजन के सिद्धांत वाले, उनकी महत्ता उसमें चित्र में दिखनी चाहिए। सड़ांक की जो बातें कही गई वो आपके चित्र में होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये फंडामेंटल के तहत आपको पढ़ना पड़ता है। तो हम चलेंगे माध्यम और प्रविधि की तरफ और इसके बारे में जानेंगे और आराम से समझेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन कोई होना नहीं चाहिए, सिंपल सी भाषाओं में आपको दिया गया है और सिंपल सी भाषा आपको, ध्यान से इसको सुनेंगे क्योंकि पीडीएफ आपको कल शाम तक मिलेगी, कल की क्लास जब हो जाएगी तब, तो बहुत ध्यान से समझिए। माध्यम और प्रविधि, मीडियम एंड टेक्निक, ठीक है। कुछ हमारे कला जानकार या इतिहासकार चित्रकार भी रहे हैं, उन लोगों ने कुछ बातें कही हैं, देखिए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चित्रकारी करने का एकमात्र तरीका रंग का प्रयोग है, ये इन्होंने अपनी बात कही है। बिना रंग के चित्रकारी नहीं की जा सकती, इनका मानना है नी, ध्यान कर लेना। फिर है कि जो कलाकार अपने चित्रों में रेखा और रंगों द्वारा जितना ही भाव प्रदर्शित करेंगे वे उतनी ही गौरव और ख्याति प्राप्त कर सकेंगे, ये कथन सेलेना डे का है, ठीक है। इन सब लोगों ने रंगों को महत्वपूर्ण माना है। रंग जो यहां पर है वो मीडियम की बात कर रहा है कि जो कलाकार जिस मीडियम को इन्होंने कहा है कि रंगों द्वारा जितना ही भाव प्रदर्शित करेंगे वे उतने ही गौरव और ख्याति प्राप्त कर सकेंगे। तो रंगों की जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार के विषय में किस प्रकार के रंगों को लगाना है और किस माध्यम में लगाना है, उस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही जा रही हैं। माध्यम तो भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। मान लो रंगों का आपको ज्ञान बहुत अच्छा है और आपका काम जल रंग में अच्छा है और आप एक्रेलिक में करने चले जाएंगे तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो ये बात। खाना बनाना आपको अच्छा आता है
वो अलग चीज है। अभी आपको चूल्हे पे दे दिया जाए जो गैस पर बना रहे हैं, पता चला उधर जब तक लकड़ी फूंक रहे हैं तब तक ऊपर कुछ वो जल गया, जो भी हो सकता है। समझ रहे हो ये? तो सिस्टम सेम टू सेम यहां पर भी वही है। रंगों का ज्ञान आपको पास है, माध्यम की भी जानकारी होना बहुत ही खास पॉइंट है। इस बात को भी समझिए। इसीलिए कोई कलाकार एक्रिलिक रंग में महान हो जाता है, कोई जल रंग में अच्छा हो जाता है, कोई तैल में अच्छा हो जाता है, कोई टेम्परा में अच्छा काम करता है। क्यों करता है ये? क्यों कलाकार अलग अलग माध्यम चुनते हैं? भाई रंगों का ज्ञान तो सबको था, है नहीं? तो इसलिए माध्यम और प्रविधि का जो टॉपिक है उसको हमें ध्यान से रखना होगा, या ध्यान से हमें उसको पढ़ना होगा, है नहीं? इसको ध्यान रखेंगे। प्रविधि क्या होती है, जिसको हम टेक्निक भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसको हम टेक्निक भी बोलते हैं, प्रविधि। चित्रकार चित्र रचना अनेक प्रकार के रंगों या सामग्री से करते हैं। इन रंगों या सामग्रियों को लगाने का जो तरीका होता है या विधि होती है, जिसको हम प्रविधि या तकनीक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जल रंगों को कैसे लगाना है, कैसे उसमें दक्षता आपको प्राप्त करनी है, कि जल रंगों के साथ कौन सा रंग मिलाएंगे तो वो जल होगा, या सफेद रंगों के लिए जल रंगों में होता क्या है? होता तो नियमतः यही कि अगर चित्र में आपको सफेद कुछ दिखाना है तो कागज छोड़ दिया जाता है। आजकल का मामला अलग है। आजकल तो कलाकार कुछ भी करता है, चित्र को इफेक्टिव या आकर्षक बनाने के लिए कुछ भी करता है। नियमतः जो है वो बात हम समझते हुए इसमें चलेंगे, जो सिद्धांत की बात कही गई है, नियम की बात कही गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रविधि। टेक्निक जिसको बोलते हैं, रंग लगाने की या माध्यम को लगाने की टेक्निक क्या होगी? माध्यम आपका रंग है, ठीक है, और वो रंग जिसमें घोले जाएंगे वो माध्यम होता है रंग का। तो रंगों का माध्यम, ये पूछा जाता है कि इस रंग का माध्यम क्या है। जब माध्यम आपसे कहा जाता है ना, कि पायस की बात की जाती है, जो विशेष करके टेम्परा रंगों में बात की जाती है नहीं? तो सेम टू सेम चीजें हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे धीरे धीरे। माध्यम क्या है देखिए, जिसको हम मीडियम बोलते हैं। चित्र रचना के समय प्रयुक्त रंगों या सामग्री में कोई ना कोई पदार्थ या द्रव मिलाते हैं। जो रंग आपके होते हैं पाउडर के रूप में होते हैं, चूर्ण के रूप में होते हैं। उन चूर्ण या रंगों को जिस द्रव, यानी कि जो घुलनशील होते हैं, जो घुले हुए होते हैं, ठीक है, द्रव में मिलाते हैं, ठीक है, जिससे वह धरातल पर आसानी से कार्य कर सके। इस पदार्थ या द्रव को चित्रकला की भाषा में क्या कहा जाता है? माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यम कहा जाता है। माध्यम दो प्रकार का बताया गया। यह दो प्रकार का होता है, शुष्क माध्यम, आर्द्र माध्यम। शुष्क यानी कि ड्राई, जो उसका, और आर्द्र यानी कि गीला, जिसको वेट भी बोलते हैं, WET, वेट भी बोलते हैं आर्द्र को। शुष्क माध्यम और आर्द्र माध्यम, ऐसे रंग जिनको घोलने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बात को समझिएगा। वो आपको कैसे मिले वो अलग बात है। जैसे पेस्टल रंगों की जो बत्ती बनाई जाती है, ठीक है, तो वो सूखा पाउडर तो होता नहीं है, वो बत्ती टाइप की होती है नहीं? तो वो कैसे बनी होगी? रंगों को किसी पानी में या उसमें घोला गया होगा, फिर बाद में बत्ती वो ढाली गई होगी, वो अलग चीज है। वो आपका मैटर नहीं है। आपका मैटर ये है कि आप जब रंग को चित्र में लगाने चले, तब उस रंग को घोलने के लिए आपके पास कुछ था, या आपने उस रंग को किसी चीज में घोला या नहीं घोला, वो अलग बात है। यहां पॉइंट फंसता करके है कि आपने उस रंग को घोला या नहीं घोला। अगर आपने किसी में घोला तो वो गीला माध्यम हो जाएगा। नहीं घोला, आपने नहीं घोला, उसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा दिए धरातल पर, तो वो शुष्क हो जाएगा। ये फर्क समझना है। अच्छा, ओरल जो बात आपसे एक टेस्ट पेपर में रखी गई थी कि रंग रंग कैसे होते हैं, पाउडर के रूप में होते हैं या चूर्ण के रूप में होते हैं, होते वो उसी रूप में हैं, ठीक है। जिस रूप में व्यक्ति को मिले, मनुष्य को मिले, और उससे फिर जब चित्रकार को मिले, उस बीच में अगर कुछ हुआ है
तो उसमें आपका मैटर नहीं करता है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो रंग चूर्ण के रूप में उपलब्ध होते हैं। फिर आप अपने से देखेंगे कि आप उस चूर्ण को, या मान लो जैसे चूर्ण है आपके पास, तो उसको जिस चीज में घोल करके आप लगाएंगे, है नहीं, वो उसका माध्यम हो जाएगा। अगर घोल कर लगा रहे हैं तो वो गीला हो जाएगा माध्यम, है नहीं, और एक शुष्क हो गया। आपको पास बत्ती मिली या कोई कुछ मिला और डायरेक्ट उसको ऐसे आप घिस दिए। चाक, आपके पास जो चाक होती है वो भी सूखी है, आपको तो सूखी मिल रही है, आपको तो किसी पानी में या तेल में उसको घोलने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है, तो इस ये अंतर समझना है, शुष्क, ड्राई और आर्द्र। ठीक है, शुष्क माध्यम क्या होता है, देखिए, ड्राई मीडियम जिसको बोलते हैं। वैसे तो शुष्क माध्यम में संभावनाएं बहुत हैं, ये एक पॉइंट है। ठीक है, शुष्क माध्यम में भी संभावनाएं बहुत हैं, किंतु इनके प्रचलित दो भेद या रूप हैं। ये दो रूपों या में प्रचलित है, चूर्णित यानी कि पाउडर के रूप में, और पेस्टल रंगों के रूप में। ये शुष्क में है, अन्य भी हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ये दो रूप देखेंगे। चूर्ण, जो डायरेक्ट आपके, जो डायरेक्ट आर्टिस्ट पाउडर को लेता है और काम करता है। इस प्रकार के रंगों का प्रयोग कहां पर आपको देखने को मिला होगा? क्या आप लोगों में से किसी ने पाउडर से कुछ बनाया है, या रंगों के चूर्ण से आपने कुछ बनाया होगा? ये चूर्ण पतला भी हो सकता है, दानेदार भी हो सकता है, कई रूपों में हो सकता है। मैंने कलर को देखा है सर, जो कुम्हार होते हैं, जो जैसे अब इस टाइम सरस्वती पूजा आ रही है ना, तो वो सूखे रंग लिए रहते हैं और उन्हें मिक्स करके वो लगाते हैं मूर्ति के ऊपर। नहीं सर, जो हम लोग रंगोली भी नहीं, बनाते हैं उसमें मूर्ति, भी दानेदार और मूर्ति के, वैसे कलर एक मिनट होते हैं। एक मिनट सुस्मिता, एक मिनट, वो जो कुम्हार वाली बात है वो क्या है, फिर से रिपीट करना जरा। सर हमारे घर के पास एक कुम्हार, मतलब एक हाँ, लड़का है, बनाता है मूर्ति। ठीक तो है, मैं उसके पास गई थी देखने की वो कैसे कलर करता है मूर्तियों को। तो उसने ना हाँ, सूखे रंग मुझे दिखाए, कहा कि दीदी मैं इसको ठीक। मिक्स करके फिर लगाता हूँ। नहीं, सूखे ही लगा देता है पाउडर, या घोल करके फिर मूर्ति के ऊपर लगाता? मूर्ति गीली नहीं होती सर, है तब वो पाउडर लगा? नहीं घोल करके लगाता है, उसमें कुछ मिक्स करके। हाँ, ठीक है, तो वो माध्यम क्या होगा? शुष्क वैसे होगा तो या आर्द्र होगा? सर आर्द्र होगा माध्यम, वो शुष्क नहीं होगा। हाँ, तब ठीक है। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ उस पॉइंट पे जाना है कि वो जो रंगों का पाउडर है वो आपने देखा है, ठीक। अब इस पाउडर को किसी चीज में घोलना नहीं है, इस पाउडर से ही आपको कुछ बना देना है, कोई कलाकृत या कोई चित्र, कोई रूप, कोई कला। जैसे रंगोली सर बनाते हैं वो क्या? रंगोली हो गई, हाँ, आप आए लाइन पे, ठीक है। रंगोली हो गई, ये जो आपकी है नी, जो रंगोली वाला पॉइंट आपका है, शादी विवाह में जो आपके तखत सजाए जाते हैं, जैसे उसमें चावल रंग लेते हैं आप, गेहूं रंग लेते हैं, या कहीं कहीं जब कक्षा 6, 7 या 8 में होंगे तो स्काउट गाइडिंग का कुछ देखा होगा, उसमें भूसी रंग के ले आते हैं आप, है नी। तो ये सब क्या है, ये सब पाउडर में जाएगा। अब पाउडर का मतलब वो पाउडर डब्बे में जो निकलता है महीन महीन, सिर्फ उतना नहीं सोचना है। इस चूर्ण वाले में, ठीक है, दानेदार भी चीज हो सकती है, कोई रंगीन हो, दानेदार हो सकती है नी, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे अभी जब पॉइंट आएगा तो आप समझ जाएंगे खुद ब खुद। तो पाउडर और पेस्टल दो रूपों में आपके पास उपलब्ध है। चूड़ित क्या होते हैं? रंगों के चूड़े या पाउडर द्वारा चित्र रचना की प्रविधि अत्यंत प्राचीन है। क्या है? अत्यंत प्राचीन है। जैसे रंगोली, सांझी, चौक पूर्णा आदि इसी के अन्य नाम हैं। ये सब डायरेक्ट रंगों के पाउडर से ही या उसके चूर्ण से ही ये चीजें बनाई जाती हैं। प्राचीन शास्त्रों में जो पाउडर से जो चित्र बनाए जाते हैं उनको शास्त्रों में धूली चित्र कहा गया है। ये कहां पर डिवाइडेशन था? किस ग्रंथ में चित्रों की बात कही गई थी? धूली चित्र, रस चित्र, कुछ बात कही गई थी ना इस तरह से, किसी को याद है? पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और
मानसोल्लास में। मानसोल्लास में। 4 रूप बताए गए थे वहां पर। नाट्य शास्त्र का था, नाट्य शास्त्र में वैदिक, नागर और मिश्रित, और कौन सा था एक? वो विष्णु पुराण वैदिक, में। नागर, मिश्र। हाँ, मानसोल्लास में 5 वेद बताए गए थे, विद्या, अविद्या, भाव, रस, 5। धूल। हाँ, भाव, रस, धूलि, मानसोल्लास वाला जो पॉइंट है। तो प्राचीन शास्त्रों की जब बात आपसे यहाँ पर कही जाती है तो यानी कि किस ग्रंथ में होगा? मानसोल्लास में रंगों के पाउडर या चूर्ण से बनाए गए चित्रों को क्या कहा गया है? धूलि चित्र कहा गया है। ठीक है, जिसको डस्ट पेंटिंग, इंग्लिश की भाषा में क्या बोलेंगे? उसको हम डस्ट पेंटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डस्ट पेंटिंग। डस्ट का मतलब होता है धूल, है नहीं? उसको हम चूर्ण भी कह लेते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इस प्रकार के जो रंग होते हैं, जो पाउडर वाले रंग होते हैं, जो ये माध्यम आपका सूखा वाला है, इसमें किस प्रकार की भूमि आपको चाहिए? कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जब माध्यम की बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। धूलि चित्रों की रचना प्रायः भूमि, ग्राउंड सरफेस यानी कि पृथ्वी, धरती पर की जाती है। आंगन, चौक, द्वार, सीढ़ियां आदि इसके लिए उपयुक्त भूमि के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। अच्छे धूलि चित्र की रचना हेतु आवश्यक है कि चित्र भूमि समतल और साफ हो। गोबर से लिपे आंगन, पक्की ईंटों, पत्थर आदि से निर्मित भूमि इसके लिए उत्तम माध्यम समझे जाते रहे हैं, है नहीं? आंगन को लीप लिया गया, यहाँ बढ़िया पक्की ईंटें लगी हैं, बराबर है एकदम, है नहीं? पत्थर जो आपका एकदम समतल होता है। कुल मिलाकर कल समतल सतह अगर आपकी है, समतल हो, चिकनी हो या बराबर कह सकते हैं हो, है नहीं, वो इसके लिए अच्छे समझे जाते हैं। आज शहरों में संगमरमर के फर्श, मोजाइक की फर्श, कंक्रीट की सड़कें और प्लाई की सतह पर भी काम हो रहे हैं। तो ये फिर अलग चीज है। आप कागज रख करके, साड़ी बिछा करके, कपड़े के ऊपर, तखत के ऊपर, कहीं पर भी बना सकते हैं, है नहीं? लेकिन अगर जमीन का सरफेस है, फर्श लगी है, ठीक है, बराबर जगह है नहीं, तो ये सबसे बेटर रहता है। ध्यान रखना। कह रहा है कि प्रायः भूमि, तो ग्राउंड सरफेस आपके पास जो होगा वो सबसे अच्छा माना जाएगा। अब रंग, कलर, वही बात की जा रही कि धूल चित्रों में सूखे पाउडर वाले रंगों का प्रयोग। अगर धूली चित्र आपको बनाने हैं, डस्ट पेंटिंग बनानी है, तो सूखे पाउडर वाले रंगों का प्रयोग होगा, जिसमें लाल, हरा, पीला, बैंगनी, गुलाल, रामरस, चूना, खड़िया, हिरमी, चाटा, पिसी मेहंदी है, संगमरमर के चूरे रंग कर तथा सूजी को रंग ले। लकड़ी का बुरादा भी रंग सकते हैं। घास की कतरन है, यहाँ पर घास की कतरन, अनाज के दानों, बीजों का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। अनाज के दाने वही चावल जो आप रंग लेते हैं ना, उन सब चीजों का भी इस्तेमाल आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लें। इसका पाउडर बना लें या डायरेक्ट इसी को, है नहीं, रंग लें और हम उसको काम चला सकते हैं। डस्ट पेंटिंग जो धूली की, धूल का मतलब वही धूल नहीं जो गर्दा उड़ती है, गर्दा उड़ा दे लो ना, वो ना। धूली का अर्थ यहाँ पर वो वाली धूल भी है, पाउडर भी है, और उसके साथ में जो मोटे, थोड़ा सा मोटापन या दानेदार भी अगर आपके पास डस्ट है, तब भी आप उसको धूली रंग के अंतर्गत ही रखेंगे या चूर्ण या पाउडर के अंतर्गत ही रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। चित्रण विधि क्या है? ज्यादातर चूर्णित रंगों को बुरक कर या छिड़क कर काम में लाया जाता है। सर्वप्रथम बाह्य आकारों को बना लिया जाता है, फिर उसमें अंदर मन माफिक रंग भरते हैं। सीमा रेखाओं को स्पष्टता देने हेतु ऊपर से विभिन्न रंगों के हल्के गहरे बलों से रंग लगाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर कि गहरे और हल्के रंगों के बल कैसे हो जाएंगे वहां पे, है नहीं? ये भी तो समस्या एक है। तो रंग बना लीजिए उसी टाइप के, डार्क पाउडर, हरा मतलब हल्का वाला, डार्क वाला। ठीक है, जैसे आप जैसे ये वाला जो पॉइंट है, तो ये उसमें बन सकता है। जैसे रवा हो आपके पास, है नहीं, रवा हो, उसमें हल्का रंग डाल करके उसको मिला लें। पानी बहुत नहीं डालना है। अब यहाँ पर पानी की जो, अब यहाँ पर गीले की बात आएगी। अब यहाँ पर जो पानी आप रवे में डालेंगे वो केवल रंग को मिक्स करने के लिए डालेंगे, फिर वो सूख जाएगा रवा, फिर वो धूल टाइप की हो जाएगी, है नहीं? तो विभिन्न बल भी आप उसके
सूखे रंगों में भी विभिन्न टोन रंगों की आप बना सकते हैं। पाउडर उसको अलग अलग रंग का आप बना सकते हैं, है नहीं। सूजी ज्यादा ले लीजिए और रंग थोड़ा सा डाल दीजिए, समझ रहे हो ये बात। अब जो अब यहाँ पर जो सूजी रंगीन बनेगी वो रंग कहलाएगा। उसको रंगने के लिए आप जो रंग डाल रहे हैं वो वहां पे रंग का काम नहीं करेगा, वो रंग नहीं माना जाएगा। उस सूजी को रंगने के लिए जो रंग आप डाले वो रंग वहां पे नहीं माना जाएगा। सूजी में रंग डाले और जब सूजी रंग गई, अब आपके पास रंग कौन हो गया? वो सूजी हो गई। वो जो पाउडर है वो आपका रंग कहलाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं? जी भैया। वो रंग कहलाएगा आपका। जैसे ये मन में डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि डाउट इसलिए आ रहा होगा, आप सोच भी रहे होंगे शायद या ना सोचे हो, जब आप चावल घर में रखते हैं, किसी की शादी होती है तो आप सोचते हैं यार रंग डालते हैं, मान लो जैसे बंदर छाप लाए 1 रुपया वाला, है नहीं, रंग डाले, थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ता है, तो मामला गीला हो गया। हल्का पानी वो लगाया मैटर नहीं, जाता है। वो नहीं करेंगे आप, उससे आपका मैटर नहीं करता है। रंग को जब आपने जब चावल रंग दिया तो वो जो अब चावल है वो आपका रंग हो गया, वो नहीं होगा, वो आपकी धूली हो गई। समझ रहे हो ये बात? ठीक जी है, सर। तो ये ध्यान रखना। आगे आइए। तो ये आपके हो गए धूली रंगों की बात यहां पर कही गई। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट रखेंगे। बंगाल में जो अल्पना आपकी है लोक कला, ठीक है, अल्पना में चूंकि पानी मिलाकर जमीन पर सजाते हैं, अतः अल्पना को शुष्क माध्यम में नहीं रखते हैं। ये पॉइंट जरूर ध्यान कर लेना, ठीक है, ये जरूर ध्यान कर लेना। जैसे वो पूछ दे इनमें से कौन सी फोक आर्ट है जिसमें शुष्क माध्यम का प्रयोग नहीं होता है, तो अल्पना मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आइए, अगले माध्यम की तरफ बढ़ते हैं और पेस्टल को देखते हैं। क्या है पेस्टल? इस माध्यम का प्रयोग बच्चे द्वारा अधिक किया जाता रहा है। मतलब इस समय पर भी आप जानते होंगे, छोटे बच्चे आपके घर में होते हैं अगर जो, तो सबसे पहले उनको किस माध्यम के लिए हम देते हैं? कहते हैं वो पेंसिल वाले कलर ले आओ या पेस्टल वाले ले आओ, है नहीं, वो वाले, तो वो पेस्टल वाला। कुछ प्रसिद्ध चित्रकार भी, सिद्ध लिखा है, कुछ प्रसिद्ध चित्रकार भी इसका प्रयोग करते आए हैं। सर्वप्रथम 1662 ईस्वी में फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। शब्द का प्रयोग किया गया था, ऐसा नहीं है कि ये रंग नहीं चल रहा होगा, क्योंकि रंग की भी बात आएगी ना कि पेस्टल रंगों की शुरुआत विंची से मानी जाती है, और विंची का जन्म 1452 में हो गया था। समझ रहे हो ये बात? तो 1452 में जन्म हुआ था और 1500 कब खत्म हो गया था? 1500 नहीं 19 में तो क्या 1519 में, हाँ 1519 में, है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये टाइम है तब तो ये 15वीं से शुरुआत मानी जाती है, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की थी उन्होंने उसको पेस्टल नाम नहीं दिया था। ये नाम कब आया? 1662 ईस्वी में फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग किया गया। उस प्रकार के जो रंग होते होंगे उन रंगों के लिए पेस्टल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, शुरुआत विंची से मानी जाती है। भारत में इस माध्यम के प्रमुख प्रयोक्ता जो थे, प्रथम प्रयोक्ता, प्रमुख नहीं प्रथम कहेंगे हम, तो अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। 16वीं शताब्दी में फ्रेडरिको बोरक्की ने पहली बार पेस्टल रंगों की शिक्षा ली थी। इस प्रकार के माध्यम की उसने शिक्षा ली होगी, है नहीं, ये ध्यान रखना। किसी विद्वान ने, किसी चित्रकार ने, ऐसा चित्रकार जिसने पेस्टल रंगों की शिक्षा ली हो। समझ रहे? नामकरण 1662 में ही हुआ, इस पॉइंट को नहीं जाएंगे। नाम 1662 में ही आया, उससे पहले इसका कोई नाम या कुछ और रहा होगा, उसकी चर्चा नहीं की गई है किताबों में, लेकिन वो माध्यम जरूर चल रहा था। तो नाम कब आया? 1662 ईस्वी में, यह ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट आता है कि देगा द्वारा, ठीक है, विकसित पेस्टल तकनीक श्रेष्ठम मानी जाती है।
देगा ने इसमें खूब काम किया। प्रभाववादी कलाकारों में देगा का नाम आता है जिन्होंने इस पेस्टल माध्यम में खूब काम किया है। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। वर्तमान समय में पेस्टल कई रूपों में उपलब्ध है, सॉफ्ट या हार्ड पेस्टल, पेन पेस्टल, पेंसिल पेस्टल, ऑयल पेस्टल, कई रूपों में है। ठीक है, कई रूपों में उपलब्ध है। सबसे ज्यादा जो अच्छा पेस्टल होता है वो ऑयल पेस्टल करके होता है, जिसमें कुछ तैली या चपचपापन भी होता है साथ में, है नहीं, वो ध्यान कर लेंगे। अब चलते हैं चित्रभूमि की तरफ कि पेस्टल रंगों के लिए किस प्रकार का कागज या किस प्रकार की सतह आपको चाहिए। तो इसके लिए खुरदरेपन वाला कागज सबसे अच्छा उपयुक्त होता है। तो पेस्टल रंगों के लिए कागज का होना बहुत जरूरी है। जैसे पूछ ले कि पेस्टल रंग कपड़े पर लगाएंगे, कैनवास पर लगाएंगे, दीवार पर लगाएंगे, कागज पर लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे? कागज पर लगाएंगे। खुरदरेपन वाले कागज का प्रयोग करेंगे। ठीक, ध्यान कर लेना। कागज के रोए, ग्रेन्स इस प्रकार के होने चाहिए जो पेस्टल की बत्ती, ठीक है, लिखा है मेरे साजन छुड़ा सके। ठीक है, ये टाइपिंग हो गई है, थोड़ा सा ध्यान कर लें। पेस्टल की बत्ती, ठीक है, क्या है? जो कागज के रेसे हैं, कागज के रेसे ना छुड़ा सके, क्योंकि अगर रेसा छूट गया, ठीक है, रेसे ना छुड़ा सके, ठीक है, क्योंकि मान लो पेस्टल आप लगा रहे हैं, ठीक है, मान लो हार्ड पेस्टल है और उसको आप रगड़ रहे हैं और रेसा साथ में कहीं नुच गया, जैसे ऐसे रगड़े, समझ रहे हो, और फिर खींच दिए पीछे को, तो हो सकता है कि कागज का रेसा उखड़ जाए। तो जब कागज का रेसा उखड़ गया अगर जो, तब फिर वो पेस्टल उस जगह पे बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखें कि पेस्टल को हमेशा एक लाइन में ही लेकर के चलें। ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे पेस्टल लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके नहीं, तो गड़बड़ करेगा। ठीक है, पेपर बोर्ड, ठीक है, या अथवा होगा पेपर बोर्ड अथवा मोटे कागज पर बारीक रोल चढ़ाकर और चिपकाकर भी पेस्टल चित्र के योग्य भूमि तैयार की जा सकती है। ठीक है, ये अन्य चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। विशेष चित्र बनाने हेतु साधारण सफेद ड्राइंग कागज, हैंडमेड जिसको हम खुरदरा पेपर बोलते हैं, या सफेद कागज नॉर्मल भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। कह रहा है कि विशेष चित्र बनाने हेतु तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हैंडमेड यानी कि खुरदरा पेपर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, जिसकी बात यहाँ स्टार्टिंग में कही गई है। ठीक है, चित्रण विधि क्या होगी? कागज समझ में आ गया। सीधा सिंपल सा कागज आपसे पूछा जाता है कि पेस्टल रंगों के लिए किस प्रकार का कागज चाहिए, ऑप्शन में होता है खुरदुरेपन वाला, बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। मान लो ये ना है तो हैंडमेड दे सकता है, तो हैंडमेड को नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि हैंडमेड जो पेपर होता है वो खुरदुरेपन वाला होता है। आपका जो वाट्समैन पेपर आता था इंग्लैंड से, इंग्लैंड की एक कंपनी थी वाट्समैन, है नहीं, जिसको हम अपने वहां हैंडमेड पेपर बोलते हैं, हाथ से बना हुआ कागज, तो वहां का वाट्समैन और आपके वहां का हैंडमेड पेपर एक ही बात थी, एक ही चीज थी। आइए आगे आते हैं। जल रंगों के लिए भी हैंडमेड पेपर और वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जब पेस्टल रंगों के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार की सतह का कागज चाहिए, तो ऑप्शन में होता है खुरदुरेपन वाला कागज। ये लिख के नहीं आता कि वाट्समैन पेपर या हैंडमेड पेपर, वो इसीलिए लिख के नहीं देता है क्योंकि वाट्समैन और हैंडमेड पेपर जो आपके होते हैं वो जल रंगों के लिए सबसे खास होते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एग्जामिनर या पुस्तक वाले ने सीधे सीधे आपको ऊपर एक पॉइंट दिया कि खुरदुरेपन वाला कागज चाहिए, नाम नहीं देता है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न आपका इस तरह का आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं पहले कि अगर इस प्रकार का विकल्प में ना हो तो आप हैंडमेड लगा सकते हैं, हैंडमेड ना हो तो वाट्समैन लगा सकते हैं, बाकी तो आपके पास ऑप्शन में सारा का सारा है ही है। लेकिन सबसे 1 और नंबर 1 पे जो ऑप्शन रहेगा वो खुरदुरेपन वाला कागज ही इसमें मुख्य रूप से रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चित्रभूमि हो गई, धरातल हो गया। अब बात करेंगे विधि की कि इस रंग को कैसे आप लगाएंगे और कैसे इसका स्थायीकरण होगा। चित्रण विधि या जिसको हम टेक्निक बोलते हैं। पेस्टल रंगों को प्राय एक ही दिशा में इस प्रकार घिसना चाहिए, ठीक है, मतलब
एक ही दिशा में घिसना चाहिए, इस प्रकार नहीं, दिशा में घिसना चाहिए, अन्यथा कागज के रेशे उखड़ सकते हैं या उखड़ सकता है, कागज का रेशा उखड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेस्टल में तानों के रंगों को, अगर आपको टोन्स लानी है, पेस्टल रंगों में रंगों की टोन दिखानी है, आपकी दिखानी है अगर आपको, तब आप क्या करेंगे, उंगली से, हालांकि उंगली का प्रयोग ना करें तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, उंगली के नीचे कागज को ही लपेट सकते हैं, डायरेक्ट उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो गंदा हो जाएगा, समझ रहे हो ये बात। हालांकि कह दिया जाता है कि उंगली से, लेकिन उंगली का प्रयोग सर्वोत्तम नहीं माना जाता है। कागज की बनी बत्ती, जिसको स्टम्प्स बोलते हैं, ये इंग्लिश शब्द इसलिए आपको दे रहा हूं साथ साथ में, क्योंकि हो सकता है, जैसे कल एक प्रश्न था कि जो आपका टूथब्रश होता है उससे आप जब रंग छिड़कते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो स्प्राइटिंग आया था, तो हो सकता है कि आपसे वो कहे कि पेस्टल रंगों को मिक्स करने के लिए, मिक्स करने के, फिक्स नहीं, मिक्स करने के लिए या पेस्टल रंगों की तान को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम चीज क्या है, हो सकता है वो आपको स्टम्प्स लिख के दे दे, तो आप मैच वाला स्टंप ना समझे, है नहीं, तो वो कागज की बत्ती होती है, पेस्टल रंगों में बना ली जाती है, उसी को स्टम्प्स बोला जाता है। या आप कपड़ा ले सकते हैं, अथवा नहीं, रुई, हाँ बताइए। सर जो शेडिंग में यूज की जाती है वो वाली क्या? हाँ, शेडिंग में क्या है, शेडिंग में बत्ती नहीं चलती है, ये कागज की बत्ती नहीं चलेगी। बत्ती का मतलब है कि कागज आप लपेटें और एक गोल गोल बत्ती बना लें, मोटी होनी चाहिए वो, एक दो फेरों की नहीं चलेगी, मोटी होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए। वो जब लपेटेंगे आप कागज के कागज को एक दूसरे के ऊपर, तो वो मोटी और टाइट बन जाएगी, कठोर भी हो जाएगी, फिर उससे रगड़े उसको हाथ में पकड़ करके। शेडिंग वाले में क्या होता है, शेडिंग वाले में आप एक कागज ले लेते हैं और उंगली के नीचे ऐसे रगड़ के और उसको रगड़ते हैं, दबाव डालते हुए उंगली का। कुछ लोग डायरेक्ट उंगली ही लगा देते हैं, तो वो गंदा हो जाता है शेडिंग। शेडिंग वाले में कागज की बत्ती नहीं प्रयोग की जाती, उसमें आप कोई कागज का टुकड़ा ले सकते हैं, उंगली के हाँ, उंगली के नीचे दबा लीजिए और बनाया है, जी बेटिया, मैंने डायरेक्ट उंगली से ही बनाया था सर, देखिए। हाँ, तो उंगली वाला जो मामला है, ठीक है, वो अलग बात है, बन सकता है, बनाया जाता है, वो अलग है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं आएगा जो कागज से रगड़ के आप बनाएंगे, उसका इफेक्ट अलग आएगा, और पेंसिल वाले का थोड़ा गंदा प्रतीत होगा। दोनों चित्र बनाकर देखिएगा। हट जाता है कलर, उससे वहां रहता ही नहीं है, पूरा क्लीन हो जाता है कागज से। नहीं, क्या मतलब क्लीन हो जाता है? जैसे सर टिश्यू पेपर से भी मैंने यूज किया है, जैसे ठीक है, मैंने किया था, लेकिन कलर ना हट जाते हैं सर, उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। नहीं, पेस्टल रंगों की बात हो रही है या शेडिंग की बात हो रही है? ऑयल पेस्टल की सर, शेडिंग की ही पेस्टल बात रंगों हो की रही बात हो, हाँ है। ठीक है। तो उंगली या बाकी चीजों से आप अगर रगड़ेंगे, तो जो आप बता रहे हैं कि हट जाता, मान लो जैसे उंगली से आप रगड़े तो उंगली में चपक भी जाता है रंग, या उठ जाएगा वहां से कागज से, तो वो गड़बड़ करेगा, इसीलिए कागज की बत्ती सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है, ये ध्यान कर। बाकी इसमें है, मतलब उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे रगड़ा जाता है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है, कागज की बत्ती, जिसको हम स्टम्प्स बोलते हैं, ठीक है। फिर पेस्टल रंगों से बने चित्रों के ऊपर चौखट या फ्रेम, जो कि कांच का होता है, इस प्रकार लगाया जाता है कि कागज और कांच के बीच जगह होनी चाहिए। पेस्टल रंगों के चित्रों पर कांच बिल्कुल मतलब चपका के ना रखें, नहीं तो बेकार हो जाएगा चित्र, जगह जरूर होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसी में एक पॉइंट आता है कि पेस्टल रंगों के स्थायीकरण, जिसको हम बाइंडिंग बोलते हैं, बाइंडिंग का मतलब होता है बांधना, कि रंगों का स्थायीकरण कैसे हो, रंग कागज से कैसे बंधे रहें, उसके लिए क्या करते हैं। स्थायीकरण हेतु तरल फिक्सेटिव, तरल का मतलब है लिक्विड फॉर्म में, है नहीं, घुला हुआ गीला हुआ, जिसको हम फिक्सेटिव बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है।
अब इस फिक्सेटिव को देख लेते हैं, कैसे कौन कौन से फिक्सेटिव आप यूज कर सकते हैं या फिक्सेटिव कैसे कैसे बनाए जाते हैं। लाख दाना, अब ये लाख दाना का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है जो लाख की लकड़ी होगी उसके दाने या टुकड़े टाइप के, है नहीं, वो चीज हो सकती है। कोमल वार्निश, कोई सफेद वार्निश या इस तरह की कोई चीज आती होगी, तथा सुंदरस आदि को स्प्रिट या अल्कोहल में घोलकर तैयार किया जाता है। ये मेन फिक्सेटिव आपका हो गया, लाखदाना, कोमल वार्निश, सुंदरस, है नी, आदि को स्प्रिट या अल्कोहल में घोल करके तैयार किया जाता है फिक्सेटिव। इसके अतिरिक्त कभी कभी एक्रेलिक रंगों के माध्यम को, यानी कि एक्रेलिक रंगों को पतला करके चित्र पर स्प्रे कर दिया जाता है, तो उससे भी पेस्टल रंग क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं। तीसरा एक पॉइंट क्या है जो आप फिक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन निकले दूध, ध्यान से सुनिएगा, मक्खन निकले हुए दूध, ठीक है, या बिना मलाई वाले दूध को छान लीजिए, अल्कोहल में मिला लीजिए और स्प्रे करके पेस्टल रंगों पर इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि चित्र या जो पेस्टल रंग होते हैं वो कागज से आसानी से चिपके रहते हैं, है नी, ये ध्यान रखना। ऑयल कलर की ये सारा जो फिक्सेटिव वाला पॉइंट है ये शुष्क पेस्टल के लिए है, जो सूखे पेस्टल कलर आते हैं, समझ रहे हो। ऑयल वाले में चूंकि वो ऑयली होते हैं तो वो कागज से चिपके रहते हैं, लेकिन उसमें भी फिक्सेटिव की जरूरत पड़ती है आपको, है नी, ये ध्यान कर लें। अगर कर देते हैं, ऑयल पेस्टल की बात कर रहा हूं, ऑयल पेस्टल में अगर आप फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तब भी वो चित्र चलता रहेगा। लेकिन जो सूखे पेस्टल कलर आते हैं उसमें आपको फिक्सेटिव का प्रयोग करना ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर होती है? जी सर। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अन्य होगा, अन्य शुष्क माध्यम का जैसे चारकोल है नी, उससे भी चित्र बनाए जाते हैं, इनको भी पेस्टल रंगों की भांति लगाया जाता है और मिक्स किया जाता है। उसमें कागज की बत्ती नहीं बनाएंगे, कागज ले सकते हैं आप या उंगली भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और रंगीन पेंसिल्स जो आपकी आती, रंगीन पेंसिल तो आप लोगों ने देखी होंगी, नहीं देखी हैं, सबसे तो अवगत हैं आप लोग, तो रंगीन सर। पेंसिल से भी, उससे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज आपका एक ये माध्यम कंप्लीट होता है। कल हम लोग जल रंग टेम्परा पे बात करेंगे और मतलब जो भी हो पाएगा वो आपको करवा देंगे हम। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं फिर से।